जब सियासतदान पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते हैं तो फिर पब्लिक उन्हें इबरत का निशान बना देती है। 4 सितंबर को नेपाल की हुकूमत ने अचानक यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। इस फैसले के चंद ही दिनों बाद पूरा नेपाल जल उठा। काठमांडू की पार्लियामेंट को आग लगा दी गई, मिनिस्टर के घरों पर हमले हुए और फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर जूतों से मारा गया। प्राइम मिनिस्टर के घर को भी जला दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और हत्या के असल गोलियां तक चलाईं। सड़कें मैदान जंग बन गई। सिर्फ चंद दिनों में 22 लोग मारे गए, जिनमें एक 12 साल बच्चा और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की बीवी भी शामिल थी। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को अपने मिनिस्टर समेत इस्तीफा देकर मुल्क से फरार होना पड़ा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश की वजह से हुआ? तो जवाब है नहीं, बल्कि असल कहानी कहीं और छुपी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन सी वजह थी जिसने नेपाल की सियासी बुनियादें हिलाकर रख दी। नेपाल पाकिस्तान के शमाल मशरिक में हिमालय के पहाड़ों में घिरा एक छोटा सा मुल्क है और दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी इसी सरजमीन पर खड़ा है। लेकिन पिछली 2 दहाइयों में ये मुल्क अपनी पहचान खो बैठा है और आज ये गुर्बत, करप्शन और सियासी बहरान का दूसरा नाम बन चुका है। 27 नवंबर 2023 को नेपाल की हुकूमत ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट डायरेक्टिव जारी किया, जिसके तहत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रजिस्टर होना जरूरी था। रजिस्ट्रेशन ना करने वाले प्लेटफॉर्म को ऑपरेशनल पाबंदी, कानूनी कार्रवाई और अहम जुर्माने का सामना हो सकता था। इस इकदाम से बज़ाहिर तो हुकूमत यह दिखा रही थी कि इससे यूजर की सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी और कौमी मुफादात की हिफाजत होगी, लेकिन हकीकत में हुकूमत इन प्लेटफॉर्म को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि ये एक ऐसा मैकेनिज्म था जिसके जरिए हुकूमत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रुकावटें डाल सकती थी। जिन प्लेटफॉर्म ने हुकूमती शराइत पूरी ना की उन पर पाबंदियां आयद की गई, जबकि बाज़ ने रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना काम जारी रखा, जिनमें वाइबर और टिकटॉक जैसी ऐप्स शामिल हैं। तो जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसी कौम में आया जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, सोशल मीडिया नेपाली जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट ये मुल्क साउथ एशिया में पर कैपिटा हाईएस्ट यूजर रेट्स रखने वाले ममालिक में शामिल होता है। मुल्क की मईशत का तकरीबन 33% हिस्सा बैरून मुल्क काम करने वाले नेपालियों की भेजी गई रेमिटेंस पर चलता है। लाखों नौजवान हर साल बाहर जाने के परमिट लेते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर बेरोजगारी खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। तकरीबन 20% नौजवान बेरोजगार हैं और जहां ये रेमिटेंस घरेलू अखराजात पूरे करने और इम्पोर्ट के बिल चुकाने में मदद देती है, वहीं ये एक हकीकत भी जाहिर करती है कि नेपाल अपने ही नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम रहा है। इसीलिए नौजवानों ने इन प्लेटफॉर्म को रोजगार और इजहार राय का जरिया बना लिया था। लेकिन जब हुकूमत ने अचानक इन पर पाबंदियां लगाईं तो सबसे ज्यादा मुतासर यही नौजवान हुए और वही सड़कों पर निकलकर बड़े एहतजाज का सबब बने। इस एहतजाज की क़यादत हामी नेपाल नामी NGO ने की, लेकिन इसकी असल ताकत थे जेन जी के नौजवान, वो नस्ल जो तकरीबन 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुई, जो मोबाइल और इंटरनेट के साथ पली बढ़ी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एहतजाज सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश का रद्द-ए-अमल नहीं थी, बल्कि बरसों से जमी हुई करप्शन, नाकिस हुक्मरानी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और सियासत में नेपोटिज्म जैसे असल जख्म थे जो पब्लिक को सड़कों पर ले आए। और ये सब सही मायनों में समझने के लिए हमें नेपाल की सियासी तारीख को देखना होगा, क्योंकि आज के ये एहतजाज दरअसल इन्हीं पुरानी नाकामियों और जख्मों की पैदावार है। नेपाल में कभी बादशाहत हुआ करती थी, जिसका खात्मा 2008 में हुआ और जमहूरियत का आगाज हुआ। उस वक्त पब्लिक को उम्मीद थी कि अब सियासतदान मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। 2008 से अब तक के सिर्फ 17 सालों में नेपाल में 13 मुख्तलिफ हुकूमतें बन चुकी हैं। यहाँ की 3 बड़ी सियासी पार्टीज नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और माओइस्ट सेंटर, इक्तदार का खेल हमेशा इन्हीं पार्टियों के दरमियान घूमता रहा। ये पार्टियां बारी बारी हुकूमत में आती रहीं, कभी ये इत्तेहादी हुकूमत बनाती, कभी एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद ले आती, मगर किसी भी पार्टी या प्राइम मिनिस्टर को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं मिला। यूं बार बार हुकूमतें बनती और टूटती रहीं और अवामी मसाइल अपनी जगह जू के तू खड़े रहे। सियासी अदम इस्तेहकाम ने न सिर्फ जमहूरियत को कमजोर किया, बल्कि मुल्क को गुर्बत और पसमानदगी में भी धकेल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरे बहरान की एक और बड़ी वजह थी सियासतदानों की करप्शन, नेपोटिज्म और अयाशियां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में नेपाल को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर सिर्फ 34 स्कोर मिला। ये इंडेक्स दुनिया के 180 ममालिक को 0 से 100 के पैमाने पर रखता है, जहां 0 का मतलब है इंतहाई करप्ट और 100 का मतलब है इंतहाई साफ और शफाफ। नेपाल 34 स्कोर के साथ 180 ममालिक में 100वें नंबर पर आया। अगर हम एशिया पैसिफिक ओशियन से कंपैरिजन करें तो इस रीजन का बेहतरीन स्कोर 84 है, एवरेज 44 है और सबसे कम 16।
इसका मतलब यह है कि नेपाल एवरेज से भी कम स्कोर पर है, यानी खित्ते के कई ममालिक के मुकाबले में ज्यादा करप्ट समझा जाता है। जहां हुक्मरानों के बच्चे लंदन, अमेरिका और सिंगापुर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वहीं आम नेपाली नौजवान रोजगार के लिए अपनी जानें बेचने पर मजबूर हो रहे थे। 2023 में हजारों नेपाली नौजवान रूस यूक्रेन जंग में रूसी फौज में भर्ती हुए, जिन्हें फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस हर फौजी को तकरीबन $2000 पर मंथ देता है, लेकिन अब तक 200 से ज्यादा नेपाली नौजवान इस जंग में मारे जा चुके हैं। जरा सोचें, नेपाल जैसा खूबसूरत मुल्क जिसके बेटे सिर्फ इसलिए रूस और यूक्रेन की आग में जलने पर मजबूर हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके, क्योंकि पब्लिक भूख और बेरोजगारी की दलदल में फंसी हुई है। लेकिन इन्हीं अवाम के टैक्सों पर पलने वाले हुक्मरानों के बच्चे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां, बैरून मुल्क पार्टियां और सोशल मीडिया पर अपनी ऐशो इशरत की नुमाइश, ये सब कुछ आम आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। जब इन अमीर सियासतदानों की बच्चों की ये पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पब्लिक का गुस्सा फट पड़ा। नेपाली नौजवानों ने नेपो किड्स और नेपो बेबी जैसे हैशटैग्स को टॉप ट्रेंड बना दिया। यूं करप्शन और नेपोटिज्म ने पहले से मौजूद बेरोजगारी और गुर्बत के जख्मों को और भी गहरा कर दिया, और वो चिंगारी भड़क उठी जिसने हालिया अवामी एहतजाज को जन्म दिया, जिसमें 8 सितंबर 2025 को खटमंडू में चंद 100 स्टूडेंट्स ने पुरअमन रैली निकाली, जिसे जेन जी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। लेकिन मुजाहिरे उस वक्त बढ़ गए जब मुजाहिरीन ने नेपाल की वफाकी पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस, पानी की तोपों, रबड़ की गोलियों और जिंदा गोला बारूद से जवाब दिया, जिससे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए। मजदूर और बेरोजगार नौजवान उनके साथ शामिल हुए। सिर्फ 2 दिन में ये एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया। खटमंडू समेत बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन मुजाहिरीन मजीद मुश्तइल हुए और सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सदारती महल, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स और साबिक प्राइम मिनिस्टर के घरों को निशाना बनाया गया। दर्जनों सरकारी इमारतें, हत्ता के जेलें भी जला दी गई, जिनसे सैकड़ों कैदी फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से कई अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए, जबकि कुछ पुलिस एहलकार भी मारे गए। सूरत हाल इस कदर संगीन हुई कि प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने 9 सितंबर को अपने तमाम मिनिस्टर समेत इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ दिया। बिलाखिर आर्मी को सड़कों पर आना पड़ा और रात 10 बजे के बाद आर्मी ने ऐलान किया कि प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में वो अमन अमान संभालेगी। यूं एक पुरअमन एहतजाज देखते ही देखते नेपाल की सबसे बड़ी अवामी बगावत में बदल गया, जिसने पूरे सियासी निज़ाम को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि पब्लिक के जहनों में ये सवाल अब गूंज रहा है कि शायद बादशाहत जमहूरियत से बेहतर थी, क्योंकि बादशाहत के ज़माने में कम अज़ कम रियासती नज़म मौजूद था, तरक्की के मंसूबे थे और पब्लिक को बाहर जंगों में मजदूर बनाकर नहीं भेजा जाता था। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में एहतजाज मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी शिद्दत में नुमाया कमी आई है। कुछ इलाकों में अमन बहाल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और दुकानें दोबारा खुलने लगी हैं। और अभी तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर सामने तो नहीं आया, लेकिन फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। तो नेपाल का ये मंजर सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि हर उस मुल्क के लिए सबक है जहां सियासतदान पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझकर उनका मुआशी इस्तेहसाल करते हैं। हुक्मरान याद रखें, जब पब्लिक भूखी हो, रोजगार ना मिले तो फिर महलों की दीवारें भी पब्लिक के कहर से नहीं बच सकती। आज नेपाल के जलते हुए बाजार ये ऐलान कर रहे हैं कि जो हुक्मरान पब्लिक को कमज़ोर समझेगा, पब्लिक ही उसे तारीख के कूड़ेदान में फेंक देगी।